नमस्कार दोस्तों। सेक्युलरिज्म एक ऐसा शब्द है जिस पर हमारा देश आज बटा हुआ है। ये जितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है उतना ही मिसअंडरस्टूड भी। हम में से कुछ लोग इसे गाली मानते हैं तो कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा। तो आखिर सेक्युलरिज्म का सही मतलब क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या सभी सेक्युलर देशों में एक जैसा सेक्युलरिज्म फॉलो होते हैं या इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। और फिर बात करेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस वर्ड को लेकर क्या डिबेट्स हुई और क्या इंडिया आज एक सेक्युलर देश है या नहीं, जानते हैं आज के वीडियो। The US State Department in its annual report has alleged that in India, attack on members of the minority communities occurred all through of 2021. उनका सेक्युलरिज्म ये वोट बैंक की राजनीति है। हमारा सेक्युलरिज्म उसका मतलब है इंडिया फर्स्ट। भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेक्युलरिज्म से हमको क्या मिला? सेक्युलरिज्म बेसिकली एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और साल 1851 में जॉर्ज जैकब होलियक नाम के आदमी ने इसे पहली बार यूज किया था। इनके अकॉर्डिंग सेक्युलर होने के लिए 4 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। क्या थी ये 4 कंडीशंस? पहला है न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स रिलीजन। एक सेक्युलर आदमी ना ही धर्म के फेवर में होता है और ना ही धर्म के अगेंस्ट होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। उसके पास इतना टाइम या एनर्जी ही नहीं होता है कि वो धर्म जैसे टॉपिक पर इन्वेस्ट कर सके। कोई अगर उससे पूछे कि आप भगवान में मानते हो तो वह कहेगा नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और कोई अगर उससे पूछे कि आप क्या भगवान में नहीं मानते हो तो भी वो यही कहेगा नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा है डेवलपमेंट इन साइंस। पहले यूरोप में चर्च लोगों को सिखाता था कि धरती दुनिया के बीचों बीच है और सूरज धरती के चक्कर काट रहे हैं, और लोग इसे मान भी लेते थे। और ऐसे ही अंधविश्वास हमें और भी धर्मों में देखने को मिलते हैं। सेक्युलर होने के लिए हमें अंधविश्वास को छोड़कर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि नई मशीन्स, नई रोड्स बने जिससे इंसान की डेवलपमेंट पॉसिबल है। अगला है रिलीजन नॉट इक्वल टू मॉरलिटी। अगर कोई इंसान धार्मिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, और कोई नास्तिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब इंसान है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भगत सिंह। वो बिल्कुल नास्तिक इंसान थे लेकिन उनसे बड़ा फ्रीडम फाइटर कोई नहीं हुआ। होलियो कहते हैं कि कोई चीज़ धर्म में लिखी है इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% सही है। जैसे बहुत लोगों को जो पहले सती प्रथा होती थी या आज बकरीद के दिन जानवरों को मारा जाता है वो गलत लगता है, जबकि वो रिलीजन आपको अलाउ करता है बट वो ह्यूमैनिटी आपको अलाउ नहीं करती। होलियो कहते हैं कि हम अच्छे इंसान बन सकते हैं बिना धार्मिक हुए भी। अगला पॉइंट है दिस वर्ल्डलीनेस। आपने एडम और ईव के धरती पर आने की कहानी तो सुनी होगी। ये एक फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं और गॉड उसकी पनिशमेंट देने के लिए उन्हें धरती पर भेज देते हैं कि वो वहाँ सफ़र करें और एक दिन मर जाएं। इसका मतलब क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग ये जो अर्थ है, ये धरती है, ये एक बुरी जगह है, यहाँ हम एक जेल काट रहे हैं और हमें एक दिन फ्री होके हेवन में जाना है। और यही कॉन्सेप्ट हमें बाकी रिलीजन्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ हमें जन्नत, स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करने की बात बताई जाती है। अब मरने के बाद क्या होगा, कि पुनर्जन्म होता है, लाइफ बियॉन्ड डेथ क्या होती है, ये तो हम में से कोई नहीं जानता। तो होलियोक का आर्ग्यूमेंट है कि जब हम जान ही नहीं सकते कि मरने के बाद क्या होता है तो उस पर सोच के टाइम वेस्ट क्यों करना। हमारी जो ये अर्थ है, ये दुनिया है, दिस वर्ल्ड, इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इसको जीने की एक बेहतर जगह बनानी चाहिए। तो ये था सेक्युलरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि एक सेक्युलर कंट्री होती क्या है। हर वो देश सेक्युलर है जिसका कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं होता है। वो अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्योर करते हैं और रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेट और रिलीजन का ज्यूरिडिक्शन अलग अलग होता है। इसका मतलब स्टेट और रिलीजन के बीच, हर सरकार और धर्मों के बीच एक वॉल ऑफ सेपरेशन होती है और वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक देश है जहाँ पे धर्म के नाम पर कुछ इल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, कुछ लोगों के साथ गलत हो रहे हैं। तो सरकार चाहकर भी उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक सेक्युलर कंट्री है। यह है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दुनिया में सेक्युलर देश तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबका सेक्युलरिज्म एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। इसे समझने के लिए हम एक केस स्टडी को देखेंगे। एक तरफ होगा फ्रांस, दूसरी तरफ होगा इंडिया। दोनों सेक्युलर हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। 2004 में फ्रांस में कानून बनता है जो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे कोई भी रिलीजियस सिंबल पहन के नहीं आ सकेंगे। मतलब सिख बच्चे पगड़ी, मुस्लिम बच्चे हिजाब और हिंदू टीका लगा के नहीं आ सकेंगे। फ्रांस कहता है कि आप रिलीजन प्रैक्टिस करो, ज़रूर करो, लेकिन प्राइवेटली, पब्लिक प्लेसेस में नहीं। ऐसे देश को हम कहते हैं कि नेगेटिव सेक्युलर स्टेट, यानी कि एक ऐसी सरकार जो रिलीजन से दूर भागती है, जो रिलीजन
से 100% आइसोलेट रखती है खुद को और बिल्कुल न्यूट्रल रहती है, बिल्कुल भी रिलीजन के मामलों में नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ इंडिया एक पॉजिटिव सेक्युलर देश है जहाँ सरकार किसी एक रिलीजन को तो फेवर नहीं करेगी, लेकिन सब रिलीजन्स की बराबर हेल्प करेगी, सबसे प्रॉक्सिमिटी बनाकर रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर पब्लिक वेलफेयर के लिए रिलीजन में इंटरफेयर भी करेगी। सपोज सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हो, हिंदू मैरिज एक्ट लाना हो या ट्रिपल तलाक पर बैन लगाना हो, सरकार वो कर सकती है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में एक लाइन का फर्क ये है कि नेगेटिव सेक्युलर देश किसी भी रिलीजन से मतलब नहीं रखता और पॉजिटिव सेक्युलर देश सब रिलीजन से बराबर मतलब रखता है। अब बात करते हैं इंडिया में सेक्युलरिज्म की क्या हिस्ट्री रही थी। साल 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तब प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड था ही नहीं। सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल में 1976 में ऐड किया गया जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई हुई थी। और कई लोग यही एलिज करते हैं कि इंदिरा गांधी ने पूरे अपोजिशन को जेल में डालकर मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर अनडेमोक्रेटिक तरीके से ये वर्ड हम पर थोपा और उससे पहले इंडिया सेक्युलर था ही नहीं। अब इंडिया 1976 से पहले सेक्युलर था या नहीं, ये समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स अलग अलग बैकग्राउंड्स और आइडियोलॉजी से आते थे, इसलिए सेक्युलरिज्म को लेके उनमें जमकर बहस हुई। उस टाइम की मेन आइडियोलॉजीज थी जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहली थी कम्युनिस्ट पार्टी की लेफ्ट आइडियोलॉजी। ये बेसिकली कार्ल मार्क्स नाम के एक फिलोसफर में मानते थे जिनका कहना था कि रिलीजन दुनिया की सबसे खराब चीज है, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ रिलीजन है और वो चाहते थे कि आजाद भारत की सरकार रिलीजन को डिस्करेज करे। दूसरी तरफ थे हिंदू महासभा के मेंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका मानना था क्योंकि मुस्लिम्स के लिए अलग देश पाकिस्तान बन चुका है तो अब भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब इन दोनों में प्रॉब्लम थी कि ये दोनों एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स थे और इनके पास ज्यादा पब्लिक सपोर्ट भी नहीं था, इसलिए इन दोनों की तो नहीं चलनी थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसमें भी कई सारे गुट थे जो अलग अलग टाइप का सेक्युलरिज्म चाहते थे। इसमें मेनली दो गुट थे, एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और के एम मुंशी जैसे लोग। नेहरू का मानना था कि रिलीजन एक प्राइवेट चीज है, इसलिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए आदमी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को पब्लिकली रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ये कुछ सिमिलर है जो फ्रांस में नेगेटिव सेक्युलरिज्म हो रहा था। दूसरी तरफ सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग पॉजिटिव सेक्युलर थे। इनका मानना था कि जिस देश में ज्यादातर लोग धार्मिक हैं उस देश की सरकार धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकती है। इनके अकॉर्डिंग सरकार को सभी धर्मों के साथ थोड़ा बहुत एसोसिएशन रखना चाहिए। इन दोनों ग्रुप्स के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। साल 1951 में सोमनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन होना होता है। वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया जाता है। नेहरू क्योंकि वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म में मानते थे, वो वहाँ जाने से मना कर देते हैं। वही राजेंद्र प्रसाद नेहरू की बात ना मानकर भी वहाँ चले जाते हैं। तो एक इनकी कंट्रोवर्सी है जो व्हाट्सएप पे भी काफी वायरल होती है। तो इतना सब डिबेट और डिस्कशन के बाद ये फाइनली डिसाइड हुआ कि हमारे देश को एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा जिसके बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी धर्म के इंसान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने काफी सारे जजमेंट्स में ये बताया है कि सेक्युलरिज्म हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसे कोई भी सरकार, कोई भी पार्लियामेंट बदल नहीं सकती। तो ये कहना कि हम 1976 से पहले सेक्युलर नहीं थे, ये एक सफेद झूठ है। हाँ, सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में नहीं लिखा गया था, लेकिन जो सेक्युलरिज्म की जो स्पिरिट है, जो एसेंस है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से थी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल इतने हार्डकोर सेक्युलर लोग थे तो इन्होंने शुरू में ये वर्ड प्रियम्बल में क्यों नहीं ऐड करवा दिया, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन याद कीजिए, हमने शुरू में बात की थी कि सेक्युलरिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये लोग इसे इंडिया में एज इट इज लागू नहीं करना चाहते थे। अगर इंडिया सच में वेस्टर्न सेक्युलरिज्म फॉलो करता तो इसका मतलब है कि हमारी सरकार रिलीजन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसका मतलब आज की बीजेपी सरकार काउ स्लॉटर या ट्रिपल तलाक पर बैन नहीं लगा सकती, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जानते थे कि इंडिया में रिलीजन के नाम पर काफी इल प्रैक्टिसेस हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए टाइम टू टाइम सरकार को रिलीजन में इंटरवीन करना पड़ेगा। वो लोग सेक्युलरिज्म का एक इंडियन वर्जन चाहते थे, बिना सेक्युलर वर्ड यूज किया। आप जानते होंगे कि इस साल इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, इसलिए हमने G20 का पोस्टर बस स्टॉप्स, मेट्रो स्टेशन, रेड लाइट्स पर देखा है। उस पर एक सेंटेंस लिखा होता है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया एक फैमिली जैसी है। और सेक्युलरिज्म को भी अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो उसका यही मतलब है कि पूरी दुनिया एक फैमिली जैसी है।
तो उस फैमिली में कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम सबको मिलके प्यार से रहना चाहिए। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं ऐसा लगा हो कि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अगली बार और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की ट्राई करूँगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।